नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का पीएन स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों लगातार आप लोग डिमांड कर रहे थे रिसर्च पेपर कैसे बनाया जाए, कौन-कौन सी ऐसी आउटलाइन्स हैं, कौन सी ऐसी तैयारी है जो रिसर्च पेपर बनाने से पहले आप लोगों को करनी है और कौन सी ऐसी बारीकियाँ हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। उन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपके लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ, जहाँ पे आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी बारीक चीज़ें जो कि रिसर्च पेपर बनाने से पहले और रिसर्च पेपर बनाते समय आपको ध्यान में रखनी होंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से पीएचडी परस्यू करने वाले स्टूडेंट या पीएचडी सबमिट करने से पहले जब आपको थीसिस सबमिट करनी होती है, उससे पहले भी यूजीसी के रेगुलेशंस के अंतर्गत आपको ज़रूरी हो जाता है रिसर्च पेपर को पब्लिश करना या प्रेज़ेंट करना। तो वो एक तरह का रिक्विज़िट वहाँ पे होता है और उसके अलावा कुछ हायर एजुकेशन के टीचर्स जिनको कि अपने आगे के जो प्रमोशंस हैं या कुल मिला के देखा जाए तो एपीआई स्कोर्स को बनाने के लिए भी रिसर्च पेपर बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो रिसर्च पेपर के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा एक पीपीटी प्रेज़ेंटेशन के साथ। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एज़ अ रिसर्चर आपके अंदर होनी चाहिए जब आप रिसर्च पेपर बनाने जा रहे हैं। रिसर्च पेपर हालाँकि 2 तरह का हम कह सकते हैं, एक है एक डेटा बेस्ड होता है, जैसे रिसर्च पेपर नॉर्मली हम देखते हैं कि आप ही डेटा कलेक्ट करते हैं और उसे एनालाइज़ करते हैं और उसकी रिज़ल्ट और फाइंडिंग्स को लोगों के सामने जो है वो लेकर आते हैं। और दूसरे तरह का जो एक पेपर होता है उसे हम कहते हैं थीम बेस्ड पेपर यानी कि थीमेटिक पेपर जिसको आप किसी और की डेटा एनालिसिस या रिज़ल्ट्स को भी अपने पेपर में लेकर आ सकते हैं और अपनी एक थीम के साथ, अपने एक थॉट प्रोसेस के साथ लोगों को जो है वो जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरह के दोनों तरह के थीमेटिक हो या रिसर्च पेपर जो हम डेटा बेस्ड होता है, उन दोनों को कैसे तैयार किया जाना चाहिए और कौन-कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर एज़ अ रिसर्चर उस वक़्त होनी चाहिए, पहले तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। उसके अलावा फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सी ऐसी आउटलाइन्स हैं, स्ट्रक्चर है या सेट पैटर्न होता है जिसे कि आपको ध्यान में रखना होता है, जो कि कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में बात करूँगा। कुछ ऐसे रिसर्च एथिक्स हैं जो कि आपको पेपर बनाते समय ये ध्यान में रखना होगा कि उन एथिकल जो इश्यूज़ हैं, उनका उल्लंघन ना हो, उन एथिक्स को आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट कितना बड़ा होना चाहिए, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूड आपको करनी है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमने रिसर्च को बहुत अच्छे से तो पढ़ लिया होता है, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीकेशन की या प्रैक्टिकल अप्रोच की तो वहाँ पे कहीं न कहीं हम चूकते हैं और वहाँ हमें समझ नहीं आता है कि हाउ टू स्टार्ट या हम कैसे अपने रिसर्च प्रोडक्ट को स्टार्ट करें और कैसे आपको एक हायरार्की के रूप में शुरू से लेकर इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक आपको कैसे पहुंचना है, उन तमाम चीज़ों के बारे में मैं विस्तार से बात करने वाला हूँ आज। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर। सो डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज एज रिसर्चर के पास होनी चाहिए व्हाइल यू आर मेकिंग अ रिसर्च पेपर। जब भी आप रिसर्च पेपर बनाने जाएं उससे पहले आपके लिए मेरे लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जरूरी होगी और जरूरत होगी उन सब चीजों की। जैसा सबसे पहले मेरे लिए जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप एज ए रिसर्चर आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट का नॉलेज ही है जो आपको आगे आपकी फाइंडिंग्स और जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको जस्टिफाई करने में काफी हेल्प करने वाला है। सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब ये नहीं कि वो तो होना ही चाहिए जब आप जब पेपर बनाने जा रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी पकड़ आपके सब्जेक्ट में है। लेकिन कुल मिला के ये डेप्थ नॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ कि जिस फील्ड से रिलेटेड आप रिसर्च करने जा रहे हैं, उसकी डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आने वाले जो रीज़निंग है या जस्टिफिकेशन है, वो आप बेहतर तरीके से दे पाएँ। उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर में जो बात कर रहा हूँ मैं, वो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, और ये मेरे लिए आज के वक़्त का बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि ये टूल है। कंप्यूटर एक ऐसा टूल है जो रिसर्च में काफ़ी इस वक़्त जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा। आप जानते हैं कि जब आपसे किस फॉर्म में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट या हम जो फुल पेपर की बात करते हैं, वो कंप्यूटर में ही डिज़ाइन्ड जो वर्ड एमएस ऑफिस जो है, वर्ड्स में या पावर पॉइंट से आपका प्रेज़ेंटेशन जो है वो वहाँ पे होने वाला है। तो कुल मिला के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। अगर आप रिसर्चर हैं, तो कंप्यूटर सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और एट लीस्ट आपको एमएस ऑफिस से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। क्योंकि आज के वक़्त में अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, तो कुल मिला के जो ओवरऑल जो हम ग्लोबल इन्फॉर्मेशंस का जो युग मान रहे हैं, जो ग्लोबल इन्फॉर्मेशंस जो आप मिनट्स में या सेकंड्स में अपने आप तक लेके आ पाते हो अपने फील्ड से रिलेटेड, तो वो ई रिसोर्सेज को सर्च करने के लिए भी, सर्फिंग करने के लिए भी आपको एटलीस्ट वो नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आपको सर्च करना है, कैसे आपको फ़िल्टर करना है। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स और कुछ ऐसी सोर्स भी हैं जहाँ से आप थीसिस, बुक्स, जर्नल्स, ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएँगे।
सो फ्रेंड्स, तीसरे नंबर की जो क्वालिटी आपके लिए अंदर होनी चाहिए वो है थॉट प्रोसेसिंग एबिलिटी। अब थॉट थॉट प्रोसेस क्या जरूरत है इसकी, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जब आप रिसर्च पेपर बनाने जाते हैं तो चाहे आप डेटा बेस्ड रिसर्च पेपर बना रहे हो जिसमें आप डेटा खुद का लेते हैं, उसको फाइंडिंग्स उसको एनालाइज करते हैं और उसकी कुछ फाइंडिंग्स लेके कंक्लूड कर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको शुरुआत से लेकर अंत तक कंक्लूड करने तक कुछ ना कुछ रीजनिंग्स और कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स अपने वहां पे लेके आने होंगे जिससे कि आपका रिसर्च पेपर और ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो रिसर्चर की जो थॉट प्रोसेसिंग है उसी से कुल मिला के वो जो रिसर्च पेपर है उसकी इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ने वाली होती है। तो थॉट प्रोसेसिंग एबिलिटी आपकी होनी अच्छी होनी चाहिए। और ये सारी चीजें तब आती हैं जब आप लगातार उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और स्टडीज को रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू हम सब जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी डायरेक्शन के लिए, आपकी और सारी चीजों के लिए। उनके बारे में मैं जिक्र करूंगा क्योंकि रिव्यू एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च पेपर के को बनाने के समय में। लेकिन थॉट प्रोसेसिंग एबिलिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक जो कह सकते हैं कि एक रिक्विजिट या एक एबिलिटी के रूप में यहाँ पे चाहिए होगी। चौथे नंबर की मैं बात करूँ अगर, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पे एक और टर्म जुड़ जाता है, क्योंकि लैंग्वेज के बिना अब थॉट प्रोसेसिंग, ये दोनों चीजें समांतर चलती रहती हैं। एक कोई रिसर्चर है, अगर वो थॉट प्रोसेस बेहतर करता है लेकिन उसकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो लैंग्वेज में सोचता अच्छा है लेकिन उसको डिलीवर अच्छे से रिटर्न पेपर में नहीं कर पाता, तो वो पर आपकी पकड़ लैंग्वेज में है, लेकिन आप थॉट प्रोसेस आपकी बेहतर नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आप लिख तो बेहतर सकते हो, लेकिन सोच आपकी उतनी बेहतर या उतनी क्रिएटिव नहीं है, जो कि उन वर्ड्स को वहाँ पे जो है वो उनको अलग तरह के नज़रिए से देख के आप उसको लिख पाएँ। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल जो है वो ये थॉट प्रोसेसिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूँ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, ये दोनों चीज़ें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एज़ अ रिसर्चर जब आप रिसर्च पेपर बनाने जा रहे हैं। और अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो है नॉलेज ऑफ रिसर्च एथिक्स। जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे रिसर्च के एथिकल इश्यूज होते हैं, उनको आप जरूर जाकर पढ़ें जब भी आप रिसर्च पढ़ बना रहे हैं या थीसिस बना रहे हैं या रिसर्च पेपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एथिक्स को जानना जरूरी हो जाता है कि उन एथिकल चीजों को मैं बनकर ही, उन चीजों को ध्यान में रखकर ही अपनी रिसर्च को आपको कंडक्ट करना है। जैसे इंपॉर्टेंट जो दो चीजें मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, एक प्लेगरिज्म इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें हम कहते हैं कि किसी की नकल नहीं करना आपको, तो नकल यहाँ पे करना है, कर बिना नकल के भी चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको पुरानी उठा के और कुछ ना कुछ एविडेंसेस आपको ज़रूर देने होंगे। लेकिन यहाँ भी आपको नकल अकल से करनी होगी, तो उन चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। और वो अक्ल क्या है? आज के दौर में पैराफ्रेज़िंग एक टर्म बड़ा यूज़ हो रहा है, तो पैराफ्रेज़िंग जो है वो आप प्लेगरिज़्म अगर करते हैं तो उसके लिए पैराफ्रेज़ यहाँ पे यूज़ करना होगा, उसके बारे में मैं भी डिस्कस करूँगा। ये दोनों चीज़ें मैं आपसे आगे डिस्कस करूँ। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं और छोटे-छोटे स्टेप्स से ही आगे बढ़ते हैं आप, तब जाके आपका एक अच्छा रिसर्च पेपर तैयार हो पाता है। सबसे पहले आप शुरू का जो पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे चूज़ रिसर्च एरिया, पहला पार्ट जो है वो चूज़ रिसर्च एरिया, यानी कि सबसे पहले आपको अपने रिसर्च एरिया को डिसाइड करना होगा। एक ब्रॉडर टर्म के रूप में, ब्रॉडर फील्ड के रूप में उसको देखना होगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ है, कौन-सा ऐसा पार्ट है, कौन-सा ऐसा फील्ड है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, जिसमें मेरी पकड़ भी है और जो आगे जो है आने वाले समय में काफ़ी बेहतर चीज़ें या कि उसका सिग्निफिकेंस भी काफ़ी इस समय सोसाइटी या उस पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी को होने वाला है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ हो जाती है कंसेप्चुअलाइज़ द प्रॉब्लम। अब ये जैसा मैंने आपसे कहा कि कंसेप्चुअलाइज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक ऐसी रिसर्च करने वाले होते हैं जो हमारी खुद की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि हमने कहीं से चीज़ों को देखा होता है और उसी देखा-देखी में हम अपनी चीज़ को ही उस फील्ड में रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं या उसी टॉपिक को उठा के हम अपने अलग तरीके से थोड़ा-सा डेटा इकट्ठा करके और या थीम बेस्ड कोई ऐसी चीज़ को हम बनाने लगते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चूज़ करना अपने एरिया को, उसके बाद जो दूसरी बात होती है प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुअलाइज़ करना खुद से उस प्रॉब्लम को, और वो आता है आपके ऑब्जर्वेंस से। क्योंकि जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो करने के बाद ही आपको ये समझ में आता है कि उस टॉपिक का क्या रेलेवेंस है, उस टॉपिक की क्या वैल्यू या क्या इम्पोर्टेंस इस वक़्त है। तो वहाँ से आपके सवाल जब मन में आते हैं और वही आपका कंसेप्चुअलाइज़ेशन कहलाता है कि वो खुद स्वयं से उत्पत्ति उत्पत्ति उस टॉपिक की, उस प्रॉब्लम की अगर हुई है, तो आगे आने वाले समय में आप उसको बेहतर तरीके से, बेहतर इंटरेस्ट आपका उसमें होता है, तो वो अच्छा आपको रिज़ल्ट दे सकता है। तीसरी चीज़ हो जाती है, अब आपने अगर डिसाइड कर लिया, आपने एरिया डिसाइड कर लिया, आपने उसके बाद अपने प्रॉब्लम को कंसेप्चुअलाइज़ भी कर लिया,
तीसरी चीज़ आ जाती है रिव्यू द प्रॉब्लम और रिलेटेड स्टडीज़। आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ों को, रिलेटेड स्टडीज़ को रिव्यू करें यानी कि आप पिछली जो स्टडीज़ उससे रिलेटेड हुई हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ें। उन्होंने कैसे मेथड्स यूज़ किए हैं, उनका टाइटल किस तरह का उन्होंने यूज़ किया है, कौन से ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो उन्होंने अपने पेपर या थीसिस में यूज़ किए हुए हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उन्होंने यूज़ किए थे, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो वो यूज़ करने में करे किए हुए हैं और कौन सी ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो उन्होंने प्राप्त की है उन सारी मेथोडोलॉजी को यूज़ करने के बाद। तो ये रिलेटेड स्टडीज़ आपको एक बहुत बेहतर आइडिया दे देंगी कि अपनी एक रिसर्च जो आप करने वाले हो, वहाँ आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो रिसर्च जो आप सोच रहे थे कि वाक़ई में रेलेवेंट है किसी के लिए, वो वाक़ई में है या नहीं है। इन सारी स्टडीज़ से आपको समझ में आने वाला है। हो सकता है कि आपने जो कंसेप्चुअलाइज़ किया हो, वो किसी और ने भी कंसेप्चुअलाइज़ किया हो और वो ऑलरेडी जो काम आप करना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी हुआ हो। तो कुछ चीज़ें डुप्लीकेसी ना हो, उसके लिए आप हो सकता है कि आप रिव्यू से ये पता लगा दें कि ये डुप्लीकेसी हो सकती है। तो आप कुछ ऐसे चेंजेज़ लेके आ जाएँ। आपने देखा कि भई उस पर्टिकुलर स्टडी जो उसने की है, जो हमसे रिलेटेड थी, लेकिन कुछ ऐसे उसने सैंपल जो है वो छोटा लिया था, आप बड़ा ले सकते हो। उसने टूल थोड़ा अलग तरह के यूज़ करे थे, जो आपको लगता है कि बहुत ऑथेंटिक नहीं है। उनको आप दूसरे तरह से यूज़ कर सकते हो, थोड़ा ऑथेंटिक टूल्स के साथ जा सकते हो, मेथोडोलॉजी आपकी बेहतर कर सकते हो। अगर आप एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करना चाह रहे हो, तो वहाँ कंट्रोल चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हो। थीम बेस्ड अगर आप देख रहे हो, तो आप थोड़ा और चीज़ों को अच्छे से जो है वो एक्सप्लोर करके और तब जाके उस थीम को जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रिव्यू से आपको वहाँ पे मिलने वाली है। अब रिव्यू जब आपने कर लिया तो उसके बाद बात आ जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग द आउटलाइन। तो आउटलाइन का मतलब एक खाका तैयार करना यानी कि आपको एक पर्टिकुलर एक पेज में एक नोटबुक में आपको वो सारी चीज़ें लिख लेनी है कि आपका एरिया क्या है, आपका टाइटल क्या होने वाला है। आप जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लीजिए कि आपकी आउटलाइन कौन-कौन सी होने वाली है। तो आउटलाइन में चाहे तो आप पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, सोचिए कि क्या-क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है और कहाँ-कहाँ तक जाना है। डिलिमिटेशंस क्या होने वाली है, मेरा स्कोप क्या होने वाला है, वो सब चीज़ों के बारे में आप सोचिए। उसके बाद आप बढ़िए राइट प्रोस्पेक्टस एंड आउटलाइन्स। अब जो प्रोस्पेक्टस है यानी कि जो आपकी बड़े लेवल में आप अगर कहें कि एक खाका तैयार करने की बात अगर हम कहें, उन उस पूरे खाके को आपको रिटर्न पेपर में लिखना होगा ताकि आपको आने वाले समय में वो बेहतर तरीके से आप उसको भूलें ना कहीं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई होती है, लेकिन हम उसको रिटर्न पेपर में नहीं लिखते तो हम बहुत समय जो है उसको भूल जाते हैं, तो वहाँ पे हम रिकॉल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिला के रिसर्च में यही चीज़ें हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जब-जब करते हो, जो-जो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं और बेहतर आपको लगती हैं, उनको रिटर्न पेपर में ज़रूर लिख लेना है और यहाँ भी ऐसा ही है कि आउटलाइन को आप जो है पूरे कौन-कौन सी हेडिंग्स, कौन-कौन सी डिलिमिटेशंस, कौन-कौन सी चीज़ों को टूल कौन से यूज़ करने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को आप एक-एक करके लिखिए, ज़्यादा बेहतर आपके लिए वो हो पाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जब आप, तो अब आपकी असली जो शुरुआत है, कह सकते हैं कि रिसर्च पेपर जब आप स्टार्ट करेंगे लिखना, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन और या ओवरव्यू जिसे हम कहते हैं कि ओवरव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, क्या चीज़ें ऐसी थी? तो आप शुरुआत में पूरा इंट्रो दीजिए कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर जा रहे हैं, तो उस फील्ड को पहले एक पैराग्राफ में लिख लीजिए। उसमें वो जो आप प्रॉब्लम लेके आए हैं या टॉपिक आपका है, उससे वो उसकी नीड वहाँ पे कहाँ से आई है, तो उसके बारे में आप एक पैराग्राफ लिख दीजिए और धीरे-धीरे अपनी रीज़निंग को बताइए कि कैसे आपने कंसेप्चुअलाइज़ किया, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि इस मुझे इस टॉपिक के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट आया और वो सारी तमाम चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। टेक्निकल टर्म्स को भी वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और क्या डिलिमिटेशंस आपकी हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है सब हेडिंग। सब हेडिंग्स को भी आपको लिख देना चाहिए। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन 2 चीज़ें तो आपके हर पेपर में आनी ही आनी है। कभी-कभी क्या होता है जब आप खासकर कि जब आप थीमेटिक पेपर की बात करते हैं, तो थीमेटिक पेपर में आपके पास सब हेडिंग्स बनाने की एक छूट होती है, एक फ्रीडम रहती है। तो वहाँ पे आपकी वो जो लिबर्टी है उसका फ़ायदा उठाना आपको होगा। डेटाबेस पेपर में बहुत ज़्यादा लिबर्टी नहीं होती क्योंकि सारी चीज़ें एज़ सच आपको डेटा एनालाइज़ करने के बाद आपको मिलती रहती हैं और उसी एनालिसिस और उसी रिज़ल्ट के बेसिस पे आप कंक्लूड कर देते हैं। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द थीम बेस्ड पेपर इसको थीमेटिक पेपर कहा जाता है। वहाँ आपके पास लिबर्टी है, देयर यू हैव अ लिबर्टी टू राइट योर सब हेडिंग्स विद योर ओन। आप अपने आप से जो है उन सारे सब हेडिंग्स को लिख सकते हैं कि जैसे आपने किसी एक बड़े टॉपिक के बारे में माना मैं योग के बारे में लिखना चाहता हूँ, तो योग के अंदर मैं कौन-कौन सी चीज़ें क्या उसकी हिस्ट्री को मैं लेके आना चाहता हूँ, तो हिस्ट्री आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ योग आप लिखिए। अगर मैं अष्टांग योग की उसमें बात करना चाहता हूँ, तो उसको आप वहाँ अलग से एक सब हेडिंग दे सकते हैं। योग की परिचर्चा पुराने पर्सपेक्टिव के रूप में जो हमारे पुराने लोगों ने कहा है, उसके रूप में अगर आपको लिखना है, तो अलग-अलग तरह की सब हेडिंग्स आप लिख सकते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें जो दूसरे रिसर्च पेपर ने आपको दिया है, उन सब चीज़ों को भी इन सब हेडिंग्स में आप मिला सकते हैं। और अंत में
थीम बेस्ड पेपर में भी आप उसको कंक्लूड करते भी जाते हैं कि उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद आपका जो है वो पर्सपेक्टिव क्या कहता है, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, जो कि बात आएगी एब्स्ट्रैक्ट की। अब लेकिन जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की, तो एब्स्ट्रैक्ट में आपको एटलीस्ट जो है वो कम से कम आपको 250 वर्ड्स लिख देने चाहिए, और कम से कम आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि 300 वर्ड से ऊपर का जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट ना जाए। तो एब्स्ट्रैक्ट में आपको कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताना है, पर्पस ऑफ द स्टडी जिसे हम कह सकते हैं, या कंसेप्चुअलाइजेशन भी आप वहां पे कुछ चीजें डाल सकते हैं कि कैसे आपने उसको, क्यों उस प्रॉब्लम को आप लेना चाह रहे हैं। उसके अलावा उसके बाद आप आ जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे व्हाट यू आर गोइंग टू कंडक्ट, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप करने वाले हैं, कौन से टूल यूज करने वाले हैं, कौन सी वेरिएबल्स हैं, कौन सी ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जिन पे ज्यादा इंफेसाइज करने वाले हैं। उसके बाद आप जाएंगे मेथड्स पे। अगर आपका डेटा बेस्ड स्टडी है, रिसर्च पेपर आप डेटा बेस्ड बना रहे हैं, तो डेटा के बारे में आप बताएंगे कि कौन कौन से मेथड आपने, सैम्पलिंग कौन सी यूज की, आपके सैंपल कौन से थे, आपने किस तरह के टूल्स को यूज किया, टेस्टिंग कैसे की, अगर एक्सपेरिमेंट किया है तो कितने दिन का एक्सपेरिमेंट हुआ है, कितनी बार किया गया है, इन सारी चीजों को आप इंक्लूड करके, और तब जाके आप जो है उसको कंक्लूड करने के लिए जाएंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं। और हाँ, रिजल्ट को भी आपको उससे पहले देखना है, कंक्लूजन से पहले आपको वहां पे रिजल्ट्स की कुछ लाइन डालनी पड़ेगी कि इस चीजें पे ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिख रहा है। अब बात करते हैं व्हाई रिव्यू इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, तो रिव्यू आपको बताएगा कि प्रॉब्लम आपकी रेलिवेंट है या फीजिबल है। कई बार आपने अच्छा सोचा है, कंसेप्चुअलाइज भी अच्छा किया है, लेकिन हो सकता है कि रिव्यू आपको ये बताए कि भाई इसमें तो ऐसा टूल यूज हो रहा है जो आपके लिए फीजिबल नहीं है, इसमें तो ऐसे पॉपुलेशन चाहिए जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। वो आपको रिव्यू बताता है। फॉर डायरेक्शन, एक अच्छी डायरेक्शन कि आपको किस तरफ बढ़ना है, कौन से सैंपल साइज आपको लेना चाहिए, डाइवर्स पॉपुलेशन लेनी है या आपको देता है फॉर नोइंग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। जब आप रिव्यू करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी रिसर्च ऑलरेडी इसमें हुई है, उस बारे में भी आपको पता चलता है। तो जब आपको करंट स्टेटस पता चलता है तो आप इन फ्यूचर अपनी प्लानिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो रिव्यू आपको ये भी एक फायदा वहां पे दे देता है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू फाइंड समथिंग न्यू, तो ये भी बता देता है कि क्या वहां पे कोई ऐसी चीज है जो फिलर के रूप में मेरी स्टडी जो है वहां पे बात काम कर सकती है। तो वो भी आपके लिए रिव्यू काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। रिव्यू कैसे करते हैं, क्या-क्या चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट होती हैं और क्विक रिव्यूज़ आप कैसे करें? अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो और कर लूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। कौन रिव्यू से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाह रहे हैं कि कैसे फटाफट आप रिव्यू करना सीखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम, जो मैंने बात की थी कि आप एथिक्स की बात जब हम कर रहे थे, तो एथिक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि पैराफ्रेजिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैराफ्रेजिंग यानी कि आप जो कोई कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने कहा ना कि आप प्लेगरिज्म जो चीज़ है, जो कि डुप्लीकेशन कहलाता है, कि आप किसी की 2 लाइन, 3 लाइन जो आपको बेहतर लगती हैं, इफेक्टिव लगती हैं और आप अगर उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो पहले लोग सिर्फ रेफरेंस को डाल के ये बता देते थे कि मैंने आपकी यूज़ की लाइन, जो आपका जो पेपर है उससे मैंने कुछ लाइन्स या कुछ इन्फॉर्मेशंस जनरेट की हैं और अपने पेपर में भी बनाई रखी हैं और फिर रेफरेंस दे दिया, तो वो काम अब नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको एज इट इज उनकी किसी भी लाइन को, किसी भी कहीं भी चीजों को आपको कॉपी नहीं करना, बल्कि यहाँ पे पैराफ्रेजिंग का रोल बड़ा हो जाता है। तो पैराफ्रेजिंग भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप अच्छी लैंग्वेज में आपकी अच्छी प्रोफिशिएंसी है, बेहतर तरीके से आप जो एक्टिव पैसिव वॉइस जो होता था उसको बेहतर तरीके से कर पाते हैं, तो आसान आपके लिए होगा। जैसे आप इसमें देखिए, जैसे मैंने ये एक किसी पेपर से ये कुछ लाइन्स ली थी। दिस स्टडी रिकमेंड्स दैट हेल्थ पॉलिसी मेकर्स कंडक्ट मोर इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन सेशंस टू इंक्रीज नॉलेज ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स एंड देयर केयर गिवर्स अबाउट डायबिटीज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लायंस विद इट्स ट्रीटमेंट। तो ये जो लाइंस वहां से हमने ली है, आफ्टर पैराफ्रेजिंग कैसी होनी चाहिए, इसी चीज को हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं। हम कह और आपको साथ में रेफरेंस भी देना है, यानी कि रेफरेंस देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पैराफ्रेजिंग के साथ आपको रेफरेंस देना होगा। इन दोनों को करने के बाद ही आपका पेपर जो है वो प्लेगरिज्म के अंदर
नहीं आएगा, वो प्लेगरिज्म फ्री माना जाएगा। दिस स्टडी सजेस्ट दैट, अब वहां पे पैराफ्रेज करने के बाद कैसे आया, यहाँ पे था दिस स्टडी रिकमेंड्स, यहाँ पे आया दिस स्टडी सजेस्ट। तो ये एक थोड़ा सा चेंज हो गया, दैट हेल्थ पॉलिसी मेकर्स, अब कंडक्ट की जगह यहाँ पे हो गया ऑर्गेनाइज, यहाँ पे हो गया मोर इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन, तो यहाँ पे डायरेक्टली हेल्थ एजुकेशन सेशंस आ गया, विच आर मोर इम्पैक्टफुल, यहाँ पे हो गया। तो ये हो गया टू इंक्रीज नॉलेज ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, और उनके जो केयर गिवर्स हैं, जो उनको केयर करते हैं, उनको जो है एजुकेशन सेशन, हेल्थ एजुकेशन सेशन देने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से उसने लिख दिया कि इम्पैक्टफुल इन ऑर्डर टू रेज केयरर्स, यहाँ पे केयरर्स उसने लिख दिया, केयर गिवर्स को अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज एंड द वैल्यू ऑफ एडरेंस टू ट्रीटमेंट। तो इस तरह की चीज आपको पैराफ्रेजिंग से आपको आसान कर देगी। वही चीज जो उसने अपने पेपर में लिखा था, उसकी इंफॉर्मेशन को हम अपने पेपर में डालना चाहते हैं, तो थोड़ा अलग तरीके से हमें उसको पैराफ्रेज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें उसका पर्टिकुलर रेफरेंस भी देना होगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा अपने जो स्टडी है उसकी रेलेवेंस को और सिग्निफिकेंट बनाने के लिए। तो इस तरह की चीजें आपको थोड़ा-सा पैराफ्रेजिंग में ध्यान रखनी है, और प्लेगरिज्म को के लिए थोड़ा-सा ध्यान में रखनी है। अब मैं जैसे रेफरेंसेस की बात कर रहा हूँ, तो रेफरेंसेस आपको, जैसे अगर मैं बात करूँ जो हम हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसिंग की बात करते हैं, या अलग-अलग तरह अमेरिकन जो पैटर्न है वो एक अलग तरह का पैटर्न है। तो हर एक अलग तरह के स्टाइल की रेफरेंसेस होती है। जैसे मैं अगर इन 3 मैंने यहाँ पे ये एक वेबसाइट का यूआरएल के बारे में बात की है, एक मैंने बुक के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और एक तीसरा जो है उसको मैं यहाँ पे जर्नल का अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हैं, तो उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे एडिटर का नाम ऑलमोस्ट ये आगे का तो आपको सेम ही मिलेगा, जहाँ पे एडिटर और यहाँ पे आपको दिख रहा है ईयर आ जाएगा, उसके बाद जो टाइटल है हैंडबुक का वो वहाँ पे आ जाएगा, जैसे द पब्लिक रिलेशंस हैंडबुक, ये उसका टाइटल है, और कौन सा प्लेस में वो हुआ था और कौन सा पब्लिशर वो था, इसको आप यहाँ पे इस तरह से दिखा पाएंगे। उसके साथ ही अगर आप देखें तो जर्नल में आपको ऑथर सरनेम पहले लिखना होगा, फिर फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट नेम लिखना होगा, यानी कि उल्टा आप जानते हैं कि अगर तरुण रावत है तो रावत तरुण आपको लिखना है, एंड सरनेम उसके बाद आपको लिखना है, फर्स्ट नेम, ईयर ऑफ पब्लिश, अगर 2022 में है तो 2022 आप लिख देंगे, टाइटल्स नेम्स, कौन से टाइटल आपने लिया हुआ है उस पूरा टाइटल आपको लिखना होगा। उसके बाद जर्नल का नाम लिखना है, कौन सा इश्यू, इश्यू नंबर जो होता है जर्नल में, किसी भी जर्नल में इश्यू नंबर होता है, उसका नंबर वहाँ पे लिख देना है, और पेज नंबर वहाँ पे डाल देना है। तो ये आपका हार्वर्ड स्टाइल में रेफरेंसिंग हो जाती है। वेबसाइट में देखें तो वेबसाइट में इस तरह से आपके पास हो जाती है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड चीजें आपकी होंगी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं, और अलग से वीडियो की डिमांड भी कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब आप टाइटल बनाएंगे तो टाइटल आपको आइडियली 8 से 15 वर्ड का लिखना है। इसमें कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी आइडियली कहा जाता है कि 15 वर्ड आपके मैक्सिमम और मिनिमम 8 वर्ड आपके टाइटल में होंगे। उसके बाद आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे कि इन इन चीजों से आप इस टॉपिक को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरवेंशन बता सकते हैं कि उस इंटरवेंशन से आपको फायदा होगा। तो इस तरह से आपका पूरा एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, तब जाके आप जो है इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू की तरफ बढ़ेंगे। अब अगर एक मैं एग्जांपल आपके सामने रखूं, जैसे आप लोग कह रहे होंगे कि ये सारी चीजें स्टेप्स तो ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें, जैसे एज एग्जांपल अगर मैं किसी योग से रिलेटेड ही कोई स्टडी अगर मैं लूं, जैसे मैंने एक टाइटल बनाया, बाय द वे मैंने कंसेप्चुलाइज किया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए योग कितना जरूरी होता है। तो अगर मैं एक टाइटल बनाना चाहूं तो माना मैंने एक ऐसा टाइटल बनाया, योगिक प्रैक्टिसेस फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मैंने उसको लिखा एन एक्सप्लोरेशन, यानी कि मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। थीम बेस्ड ये टॉपिक है, थीम बेस्ड यानी कि बड़ी जो थीम है, बिग थीम जो है, वो बिग स्टोरी क्या रहेगी, योग के इर्द गिर्द रहेगी, और मैं किस पे इम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर इम्फेसाइज कर रहा हूँ, और उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस टाइटल से आपको समझ में आ जा रहा है कि योगिक प्रैक्टिसेस फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एक्सप्लोरेशन, तो ये एक ऐसा, या एंड इन्वेस्टिगेशन। तो और स्टडीज को देख के अभी तक जो चीजें हुई हैं, जो रिसर्च हुई है,
उनसे चीजों से आप एक कंसोलिडेट अपना पेपर बना सकते हो थीम बेस्ड। तो इसमें जब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कंटेंट हो सकते हैं, तो सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट तो लिखेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा। पेपर पूरा जब हो जाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट का अंतिम जो है वो चीज वहां पे लिख सकते हैं। उससे पहले आप जो है अपना कैसे करने वाले हो, क्या करने वाले हो, वो 4 चीजें लिख सकते हो। और चाहो तो एब्स्ट्रैक्ट को अंत में भी लिख सकते हो जब आपको उसे भेजना हो, या आपको बेसिकली जब वो उसकी नीड हो। उससे पहले इंट्रोडक्शन लिखना आप स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप ओवरव्यू लिखिए कि योग कैसा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आउटलाइन आपको बनानी है, तो इस टॉपिक के हिसाब से आउटलाइन क्या हो सकती है। जैसे एज एग्जांपल, अगर मैं रिसर्चर हूँ, अगर मैं ये अभी आउटलाइन बनाना चाहता हूँ, तो मेरी आउटलाइन पहली ये हो सकती है कि ओवरव्यू ऑफ द स्टडी हम लिख सकते हैं। या माना मैंने ऐसा लिख दिया कि यौगिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ योग, तो पहला जो है मेरा एक कह सकते हैं कि एक सब हेडिंग के इंट्रोडक्शन के बाद मेरी ये हो सकती है। उसके बाद मैं अगर लिखना चाहता हूँ, अगर मैं हिंदी या इंग्लिश जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आप रिसर्च अपना पेपर बना रहे हैं, उसके लिए सब हेडिंग दूसरी हो सकती है कि योग का प्रभाव क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, यानी कि जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें योग का प्रभाव क्या है, उसको आप लिख सकते हैं। और ऐसा सब हेडिंग आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप आ सकते हो कि आधुनिक युग में योग की जो परिचर्चा है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो चौथी हेडिंग आपकी ये हो गई। और भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग हेडिंग आपको लगती है जो आपको कोविड काल के बाद योग का अलग, योग के लिए अलग तरह का नजरिया, तो एक ऐसी सब हेडिंग आप और बना सकते हो। तो इसी तरह से बनाते बनाते और चीजों को आप ग्रैब करके, और बाकी रिसर्च जो हुई है और आपकी जो थॉट प्रोसेसिंग है, आपका जो कंसेप्चुलाइजेशन है, उन चीजों को भी ऐड करके आप अपने रिसर्च पेपर को बेहतर और इफेक्टिव बना सकते हो। और अंत में आपको उसको कंक्लूड कर देना है कि मुझे लगता है कि गुणवत्ता जो जीवन की है उसमें यौगिक प्रैक्टिसेस की किस तरह की भूमिका है। और रिसर्च या शोध भी ये कहते हैं कि योग का जो है बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलता है जब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं। तो सारी चीजें जब आप इसको मिला के कंक्लूड करेंगे, और वही चीज आपको एब्स्ट्रैक्ट में सारी चीजें जैसा मैंने आपको बताया था वो सब चीजों को कंक्लूड जो है इंक्लूड करना पड़ेगा। वो सारे कंटेंट उसके अंदर आएंगे, वो सब चीजें जब आएंगी तो एक आपका बेहतर रिसर्च पेपर वहां पे तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये था पूरा प्रेजेंटेशन रिसर्च पेपर से रिलेटेड सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में। मैं उम्मीद करूंगा कि जो पैराफ्रेजिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो आप ऑनलाइन भी आराम से कर सकते हैं। ऑनलाइन जब आप टाइप करेंगे पैराफ्रेजिंग ऑनलाइन, तो आराम से आपको ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जहां पे उन सॉफ्टवेयर में आप अपने पर्टिकुलर कुछ लाइंस को डाल के उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं, और वहां से आप कुछ ऐसे सिनोनिम्स को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उन टर्म्स को जो आपको बेहतर तरीके से करने हैं। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप पैराफ्रेज करेंगे ऑनलाइन, उसको आपको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो उस अलग तरह से उसको उस सेंटेंस को पैराफ्रेज तो कर लेता है, लेकिन उससे जो आपसे रिलेटेड, आपके फील्ड से रिलेटेड जो आपको जो आपका मीनिंग होना चाहिए था उस सेंटेंस का, उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको उसको बेहतर तरीके से पढ़ना है, और समझ के ही और सही जब उसका पैराफ्रेजिंग हो जाए तभी आप अपने रिसर्च पेपर में उस लाइन को यूज करें। ऑनलाइन पैराफ्रेजिंग के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आपको अवॉइड करनी है, अवॉइड नहीं करनी, यानी कि आपको उससे बचना है। आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है अपने पेपर में, कम से कम वो हो, ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ ही साथ आपको ये देखना है कि वो लैंग्वेज जो है वो लिख रहा है, या जो टर्म्स जो वहां पे डाल सब्स्टिट्यूट उसने किए हैं, क्या वो आपके फील्ड से रिलेट करते हैं। तो वो भी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तब जाके उन सारी चीजों को आपको यूज करना है, और वही आपको प्लेगरिज्म से बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और पर्टिकुलर अच्छे रेफरेंस देने के साथ आपको रेफरेंस भी देना है और पैराफ्रेज भी करना है। ये दोनों चीजें जब आप करेंगे और सारी इन तमाम स्टेप्स को आप याद करेंगे यानी कि आप उनको फॉलो करेंगे, तब जाके आपका बेहतर पेपर तैयार हो पाएगा। तो उम्मीद यही है कि आप एज ए रिसर्चर, अगर वो जो रिक्वेस्ट मैंने आपको बताए थे कि सब्जेक्ट नॉलेज से लेकर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से लेकर आपका थॉट प्रोसेसिंग एबिलिटी से लेकर और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये 4 चीजें और एथिकल इश्यूज जो हैं, वो सब चीजें अगर आप कहीं अपने आप को कमजोर पाते हैं तो सबसे पहले उनके ऊपर काम करिए, तब जाके आप रिसर्च पेपर बनाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी रिसर्चर शुरुआत से बेहतर नहीं होता, वो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, जब आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि कंक्रीट करने के लिए, किसी चीज को कंसोलिडेट करने के लिए आपको मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। और रिव्यूज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, जितना ज्यादा रिव्यूज आप करेंगे उतना ज्यादा आपकी सब्जेक्ट नॉलेज भी बढ़ेगी और उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी। तो कुल मिला के ये सारी चीजें आज मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी किसी भी तरह के सजेशंस और तरह के आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं,
कोई और डिमांड आपकी रिसर्च से रिलेटेड है तो आप हमको जरूर बता सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जो है वो लगातार आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।